इसी का ये आपका गौमुखासन, हृदय का विकास करने वाला, सीना पुष्ट करने वाला, पसलियों को मजबूत करने वाला, अद्भुत है ये। धीरता आती है, गंभीरता आती है, साहस पैदा होता है। अब इसी में दूसरा है आपका पेट को दबा देने वाला है, कौन सा? ये धनुरासन। पूरा दबाव पड़ता है इससे। धनुरासन करिए और इस तरह से मूवमेंट भी करिए, चलिए आगे पीछे, जैसे चटनी बांटते हैं सिल्लुड़िया पर। अब मिक्सर के चक्कर में सिल्लुड़िया लोग भूल गए, सिल्लोड़ा होता था, पत्थर से बांटते थे, उससे बांटिए। धनिया डालो, मिर्चा डालो, नमक डालो, और भी कई चीजें डालो, अमरूद की चटनी, करौंदा की चटनी। बहन जी मुख्य अतिथि जी आ गए। बहन जी मुख्य अतिथि जी आ गए। रंजना बहन जी। आप ही आमंत्रित कर दीजिए अतिथि जी को। जी ओम, सबको सादर प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही और हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब की जगह परम आदरणीय श्रेष्ठ योगाचार्य हमारे कुशवाहा भाई साहब ने, ये बिल्कुल हीरा जैसे हैं नाम ऐसे ही नहीं है और वो भी लाल, मतलब हीरा और लाल तो वो निश्चित रूप से जबरदस्त है। और काव्य पाठ के साथ साथ आपने योग कराया, आपका अभिनंदन। सभी लोग जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं आदरणीय योगाचार्य जी का। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि जी हैं परम आदरणीय अनिल राय साहब, आप लगातार हमारी योग कक्षा से जुड़ते हैं और लगातार आप इस जब से जुड़े हैं तो ऐसा दिन नहीं गया जब आपने इस कक्षा में अपना योगदान नहीं दिया हो। तो डॉक्टर अनिल राय साहब जो है सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, केंद्रीय विद्यालय में आपने अपनी सेवाएं दी है और उसके बाद आप रिटायर होने के बाद जो आपका स्थान है बहादुरगंज बांका खास में आप कृषि कर रहे हैं और लगातार खेती के में जैविक करने के लिए आपका संकल्पित है और उसके लिए जहां भी आपको मौका मिलता है आप वहां जाते हैं और इस चीज को समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आज आपसे जानेंगे कि आपने किस तरह से अपनी खेती को जैविक करने का प्रयास किया और उसमें कितने सफल हुए, किस तरह से आपने किया, कहाँ कहाँ असुविधा आई, कैसे कैसे आपने आगे बढ़े। तो इन सब चीजों को हम आपसे सुनेंगे। परम आदरणीय डॉक्टर अनिल राय साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप आए और अपनी बात रखें। जी ओम राय जी, कुछ कह रहे हैं? आवाज जा रही है सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। जी ओम सर, रखे सर। प्रणाम। मैं अपने सेवा काल में केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवा किया और उसके दौरान मैं ये जो ऑर्गेनिक जितनी चीज़ें थी जहाँ से मुझे उपलब्ध हो जाती थी वहाँ से मंगा करके मैं उसका उपयोग करता। तो उस तरह से मेरे अंदर ये ऑर्गेनिक वस्तुओं के प्रति काफ़ी मन बन गया कि वही हमको प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से कहें कि यार ये जैविक खेती का बीज उसी समय हमारे हृदय में अंकुरित हो गया और उसी क्रम में जब मैं
2019 में जून 30 को रिटायर किया, तो मैं समझा कि शहर से अच्छा जब मुझको जैविक चीज़ों का उपयोग करना है तो खेती की तरफ मेरा मन हुआ और मैं गांव की तरफ आना श्रेयस्कर समझा। और मैं गांव में ही आकर के और अपनी जो थोड़ा सेवा काल में अपने मकान बनाए थे उसमें रहकर और धीरे धीरे खेती प्रारंभ किया। पहले समझ तो थी नहीं कि कैसे करना है, क्योंकि मैं एक खेल कूद का शिक्षक था और सभी केवल पूरी अच्छी तरह से पूरे तन मन से डेडिकेट होकर मैंने सेवा काल में बच्चों को सिखाया है, जो अच्छे अच्छे पदों पर चले गए हैं। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा मेरे अंदर ये था, जब चूंकि मैं मेष राशि है तो मैं अग्नि तत्व का राशि हूँ और केतु भी है, मंगल स्वामी है मेरे, तो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव है। तो इस जिद के कारण मैं अपने गांव आकर के और खेती प्रारंभ किया कि कैसे नहीं हो, और इसे को करते करते लोगों ने ये हमारे गांव के जो लोग और भी लोग हैं ये विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक मानते थे कि ये जो है हम माने पता नहीं क्या कर। तो इस क्रम में मैंने अपनी खेती प्रारंभ की और 1 साल तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये था कि मैं यूट्यूब, अब मुझे जिद थी तो यूट्यूब भी देखता था, तो मुझे सुभाष पालेकर जी का यूट्यूब देखने को मिला, उससे कुछ सीखा। फिर ताराचंद बेल जी हमारे संपर्क में आए, वो उनका प्रशिक्षण भी मैंने लिया और उनके यहाँ भी गया। और इसके बाद इसी क्रम में मैं खेती भी करता था और जगह जगह जहाँ पता चल जाए वहाँ मैं चला जाता। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में जो सागर में आकाश चौरसिया जी हैं, जो पुरस्कार विजेता भी हैं, तो उनके यहाँ भी गया। 2 बार उनके यहाँ भी प्रशिक्षण 5-5 दिन का लिया हूँ और वहाँ से आकर के मैं इसी में रमा रहा, क्योंकि मैं और इसके अलावा कोई और सब चीज़ करने के लिए कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं केवल जब रिटायर होके आया तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं वो जहाँ बैठा हूँ वो ट्यूबवेल ही है। किसी प्रकार करके इस ट्यूबवेल को बनवाया, 3-4 लाख रुपया लग गया और मैं दृढ़ निश्चित कर लिया कि नहीं, मैं यही खेती करना है और मैं करता रहा। इसी में एक बार एक हमारे मित्र हैं ताराचंद बेल जी के साथ ही संबंध में उनसे संबंध हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक मेरा लेक्चर है योगा हार पर, जो ये क्या कहते हैं, जो गैस प्लांट है जो उसी के को कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं, उसके लिए मैं भी उन्होंने मुझे लिंक भेजा, कहा कि इसमें आप जुड़ के और सुनिए। तो उस समय मैं उस पूरे को सुना और साथ ही मुझे लगा कि इस लिंक से जुड़कर खेती के अच्छे अच्छे गुण हमको प्राप्त हो सकते हैं। और मैं उसी दिन से और आप लोगों के संपर्क में आया और जितने भी आप लोग वैज्ञानिक है पर्सनली मैं बात भी करता हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो हालांकि अपने जीवन में काफ़ी हतोत्साहित हुआ कि कैसे करना है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं ये ठान लिया था कि नहीं, मैं कुछ भी करूँगा और मैं करता ही रहूँगा इसी केवल जैविक खेती को। और मैंने अपने जो मेरे पास तो है करीब 7 एकड़ खेत है, लेकिन 5 एकड़ जो पहुँच में है वहाँ मैं बिल्कुल जैविक ही करता हूँ। ये भी मैंने संकल्प लिया कि मैं डाई भी नहीं डालूँगा, न यूरिया डालूँगा, जबकि आप लोगों का ये रहता है कि थोड़ा मोड़ा आप उसको दे सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया। और पहली साल जो मैं खेती किया उसमें बहुत ज़्यादा मुझे सफलता नहीं मिली। उसमें थोड़ा मोड़ा मैंने पैदावार हुई, मतलब अब समझिए कि 3 कुंटल 2 कुंटल 2 एकड़ में मिला था मुझको। सोना मोती गेहूँ मैंने बोया था और उसके बाद तब मैं
तब भी मैं हतोत्साहित नहीं था। 3 क्विंटल गेहूं हमारे खाने भर बहुत। जैसा कि डॉक्टर विनोद शशांक जी कहते हैं, जो झांसी के हैं, कि ये खेती व्यवसाय नहीं है, इसे व्यवसाय नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके सानिध्य में, इनकी सेवा करने से आपका जीवन सुखमय हो सकता जरूर। वो तो निश्चित है कि आप खुश रह सकते, जिसमें गाय की सेवा है, धरती माता की सेवा है, और भी जो मेरे पंच तत्व हैं, जिनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, जिससे कि हम खेती में लगे हुए हैं और वो उसको प्रगति दे रहे हैं। इसी क्रम में सर, मैं एक दिन इस योगाहार में था, तो आप लोगों के इसमें लगा कि वो क्या कहते हैं, अशोक पटेल जी का निमंत्रण एक आया कि हम जैविक शादी करें। तो उस जैविक शादी को सोचकर हम कहे कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, कई लोगों से संबंध होगा, मिलेंगे लोग, और मुझे खेती के नए नए गुण सीखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हम दूर संवाद पर हम संवाद भी कर सकते हैं, और बात करके मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और मिलती भी हैं एकदम। इसमें मैं जो बिल्कुल न्यूफाइड फार्मर था, उसमें मुझको कुछ नहीं ज्ञान था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं उसी ही क्रम में मैं वहाँ जाने का मन बनाया और टिकट कराया, और मैं इटारसी गया। इटारसी में आदरणीय शरद भाई साहब को फ़ोन किया, तो शायद वो किसी मंत्री के कार्यक्रम में बिजी थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि राय साहब, आप रमेश मेहरा जी के यहाँ चले जाए। मैं वहाँ से बस पकड़कर मेहरा जी के पास गया, तो मेहरा जी अपनी गाड़ी लेकर के मुझको लेने के लिए, इतनी आत्मीयता हमको कभी नहीं देखने को मिली। तो बहुत अच्छे से उनके घर में 2 दिन रुका। फिर मैं शादी के लिए जब सब लोग गए तो साथ में मैं भी गया। उस रात वापस आने के बाद मैं प्रदीप वर्मा जी के यहाँ रुका था, और सब सुबह होकर के मैं शरद वर्मा भाई साहब के पास आ गया, वहाँ रहा। वहाँ भी काफ़ी आत्मीयता मिली। वर्मा जी का स्वभाव और कंचन वर्मा जी का स्वभाव बहुत ही हमको अच्छा लगा। वहाँ 2 दिन मैं रुका, और आते समय मैं वर्मा जी से इसी क्रम में कैसे ये क्या बनाना है, क्या करना है, तो उन्होंने मुझे सुझाया कि ट्राइकोडर्मा है, ये बिवेरिया है, और ये वर्टिसिलियम है। तो एक-एक बोतल ही था वहाँ, तो हमने कहा कि सर, क्या मैं एक-एक बोतल ले जा सकता हूँ? तो वो कहे कि नहीं, निश्चित ले जाइए। तो मैं उसको लेके आया, और यहाँ पहली बार धान में, तब गेहूँ हो गया था, उसके बाद धान लगाया था। धान में उसका उपयोग किया, तो हमको काफ़ी शांति महसूस हुई। ये महसूस मतलब कि संतोष मिला कि नहीं, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, यह ठीक है। इससे हमको निराशा आगे चल के नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ हमको इससे मिलता ही रहेगा। इतना ही हमारे लिए काफ़ी था। इसी प्रकार आप लोगों के योगाहार कार्यक्रम में मैं प्रतिदिन जुड़ता ही हूँ। मोस्टली मैं सुबह उठ करके थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटा मेरा पूजा में व्यतीत हो जाता है। इस कारण कभी-कभी इसमें नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन जो हमारा ये आहार का कार्यक्रम होता है, माने दूसरे सत्र के बाद जब मैं खाली होता हूँ, तो कुछ आसन और ये कर लेता हूँ, और प्राणायाम तो पूरा सवा घंटा करता ही करता हूँ, चाहे कुछ हो। आसन भी करता हूँ, आसन करने के बाद तब मैं अपने खेती के कामों में बिल्कुल मैं अपने ट्यूबवेल पर ही बैठा हूँ। मेरा 3 एकड़ का ये यहाँ प्लॉट है। जब शुरू में मैं आया, तो चौरसिया जी ने बोला था कि चारों तरफ से पेड़ लगाना आवश्यक है। तो इतनी समझ ना हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके आधार पर मैं पेड़ लगाना शुरू किया, जिसमें जो गाँव के आस-पास के लोग हैं, वो पता नहीं उनको क्या मन में है कि वो 15 पेड़ हम जयपुर से जाके लाए थे, और वहाँ जाकर ये बकरियों से कटवाए। तो मेरे मन में क्या करें इसके लिए, तो मैं कंक्रीट का पोल बनवाकर
और चारों तरफ लगवा दिया और पेड़ लगवाया, तो थोड़ा सुरक्षा मिली, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं मिली। लगा हुआ हूँ उसमें पेड़ में। इसके बाद वहां से आने के बाद इंडो इजराइल बस्ती है, उस जगह में गया जहाँ आम के लिए प्रसिद्ध है। तो हम जा करके वहां से पेड़ एक बार 40 लाए, एक बार फिर कुछ सूख गए, कुछ ही हुआ, तो कुछ नए हमको लगाने थे, तो 30-35 फिर लाए। इसी क्रम में मैं 2-3 साल तक लाता रहा। अभी भी 13-14 जगह ऐसी है जहाँ की हमको पौधा लगाना है। अभी इसी अगस्त में हम सोच रहे हैं कि जाके आके इसको लगाएंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लोग कहते हैं पेड़ लगाने से काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं इसको लगाने का क्रम प्रारंभ किया हूँ और करता रहूँगा। ऐसे ही हम सहजन भी लगाया हूँ, कई पेड़ हैं, कपूर का पेड़ है, अपराजिता का पेड़ है, आम का पेड़ है, आपके नीम का 2 पेड़ लगाए हैं, करौंदा है, सागौन है, महोगनी चारों तरफ से लगाए हैं। उन्होंने बताया था कि सबसे लास्ट में पहले बड़े लंबे पेड़ लगाइए, फिर उसके बाद जो है मिडिल हाइट के लगाइए, उसके बाद छोटे छोटे, जैसे नींबू है, अमरूद है, इस प्रकार के पेड़ मैंने लगाया। और उसकी देख रेख में एक व्यक्ति को मैं भी रखा हूँ जो हमारे पास रहते हैं और वही इस काम को करते हैं, उनसे ही मैं कराता हूँ। मैं तो चूँकि रिटायर होने के बाद उतना श्रम नहीं हो पाता है, लेकिन मैं उसमें लगा रहता हूँ, उनके साथ साथ मिल करके हर काम को कराना चाहता हूँ। तो इसी क्रम में आपसे बताया कि जब आप लोगों से मुझे सूचना मिली कि नहीं, एक जगह ट्रेनिंग है एरंडा में, तो मैं वहाँ आप लोगों के कहने से और बताने की कब प्रोग्राम है, उस हिसाब से मैं गया और रिक्वेस्ट किया रमेश मेहरा जी से कि नहीं, मैं जरूर चलूँ। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, आपका नाम, मैं इस मीटिंग में भी बोला था कि हमारा नाम जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से लगभग लगता है कि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक ही मुझको और लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में आने पर इसी योगाहार में एक दुष्यंत सिंह से जो काला नमक की खेती बलिया में करते हैं, आप ही के इसमें वो भी आए थे, तब उनके हम घर गए। जो लोग नए मिलते हैं हमको, जिनसे लगता है कि हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वहाँ मैं गया, उनसे मिला, 3-4 बार उनके यहाँ गया, उनके यहाँ से वो धान भी लाया, वो मैं लगाता भी हूँ। इस बार आदरणीय श्री दिनेश सेनवाल जी से मैंने कहा कि मुझको कुछ प्रजातियां चाहिए धान की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुदामा साहू जी उड़ीसा में है, तो उनसे आप करिए। 3-4 महीना पहले उनसे मैं संपर्क किया, तो बात बन नहीं पाई, हो काफ़ी शायद बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तब हम सोचे कि अब हम जो है क्या करें, तो फिर सेनवाल जी को हमने फ़ोन किया, तो आदरणीय सर ने कहा कि अच्छा, दूसरे हम नंबर एक देते हैं प्रहलाद साहू जी से। तो उनको जब मैं फ़ोन किया तो कहा कि ठीक है, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हम मात्रा में भेज सकते हैं, आपसे पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन ये पोस्ट का चार्ज दे दीजिएगा। तो हम कहे कितना भेज दें, तो बोले कि ठीक है 500 भेज दीजिए। और सचमुच उन्होंने चौथे दिन हमको वो बीज प्राप्त हुए, और उस बीजों को हमने लगवाया। बीज अच्छे हैं, अभी तो हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन हमको आता नहीं है कि कैसे मोबाइल से आप लोगों को दिखाएं। अब जीवा मिर्च का 2 ड्रम बनाए हुए हैं जो झांसी के सचान सर हैं, उनके कहने पर संजीवनी खाद बनाए हुए हैं। और जैसा कि हमारे अ, सबसे प्रिय डॉक्टर संतोष चौहान जी हैं, उनके कहने पर भी मैंने गोमूत्र का स्लरी और छाछ की स्लरी, और साथ ही 1-2 दिन में मैं ट्राइकोडर्मा विवेरिया भी बना लूँगा, जिसको खेत में, अभी तो बहुत छोटे हैं पौधे, अभी हमने दोनों ये क्या कहते छाछ और ये गोमूत्र को मिला करके अपने खेत में रोपते समय डलवा दिया था, जिसका प्रभाव अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है। तो इस प्रकार मैं खेती कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि कैसे मैं ये करूँ कि
मैं अपने को इस क्षेत्र में प्रवीण बना सकूं। इस प्रवीण बनने के क्षेत्र में मैं कई बार, जब हरिद्वार मेरी बेटी पढ़ाती है वहाँ नवोदय विद्यालय, वहाँ जब मैं जाता हूँ तो निश्चित है कि मैं डॉक्टर पवन कुमार भाई साहब के जरूर जाता हूँ, और वो बड़े स्नेह से मिलते हैं। कभी कभी मेरे गलती से मेरा फोन उन पर चला जाता है तो उधर से रिप्लाई करते हैं। ऐसा परिवार मुझको लगता है कि इस परिवार के इधर नहीं मिलेगा। डॉक्टर मुनीलाल, अरे आदरणीय मुनीलाल भाई साहब ने मुझको सर्वप्रथम इसमें अपने को जोड़ा, तो तब से तो मैं हुई। और मैं जब भी किसी से भी बात करता हूँ, जैसे डॉक्टर रोशन राउत सर हैं, कई बार उनसे मैं सुझाव लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो आपके द्वारा भी काफी स्नेह से बताया जाता है कि ये आप करिए और इससे आपको अच्छा रहेगा। मैं आपका भी सुझाव लेता हूँ, संतोष चौहान जी को पर्सनली फोन करता हूँ, रंजना दीदी से मैं अभी कई बार लिया था, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक की आदत है। तो उनका है कि गुड़ के लिए और बाकी और सब चीज़ों के लिए, तो मैडम ने किसी चौधरी मैडम का और नंबर दिया था, तो उनसे बात करके हमने लिया, तो वहाँ से उन्होंने भेजा हमको और उसका यूज प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारे इस परिवार में जितने भी लोग हैं उनका प्यार मिलता रहता है, जो हमारे इस कार्य में वो प्रगति दे रहा है। इसी में विंदेश्वरी राय, भुवनेश्वर राय हैं, वो सर को भी मैं जब फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप तो देवरिया के पास के रहने वाले हैं, तो आप कृपया मेरे फार्म को, मेरे खेतों का विजिट करके अब मुझे दिशा निर्देश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब हो सकता है कोई विशेष परिस्थितियों, बिजी हर आदमी तो व्यस्त है, तो अपनी व्यस्तता के समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कभी न कभी वो समय आएगा कि आप आएंगे, हमको मार्गदर्शन देंगे। इसी में मुझे शेरवाल सर ने बताया कि प्रकाश रघुवंशी हैं बनारस में, तो मैं वहाँ दौड़ के गया, लेकिन वहाँ मुझको बहुत ज़्यादा वो नहीं मिला, क्योंकि आँख से अब उनको दिखाई नहीं देता है, और वो बिल्कुल अपने घर में ही बैठे रहते हैं। तो हम जो भी दिखाए, मैंने बताए, वो हम घूम के देखे होते, लेकिन पहले रहा होगा, लेकिन अब वो हमको लगता है कि वो उतना नहीं कर पाते हैं, तो मैं फिर वहाँ से वापस आया। तो मैं इस प्रकार केवल सीखने के का क्रम जारी रखे हूँ। और यहाँ भी जो लोग मिलते हैं, मिट्टी की जांच की बात आपको बताएं कि मिट्टी जांच मैंने कराया यहाँ, तो उसमें मैं गया अपने ब्लॉक पर, तो वहाँ कहा कि यहाँ जांच नहीं होती है, मिट्टी दे जाइए। फिर मैं गाजीपुर गया, गाजीपुर में केवीके के साइंटिस्ट हैं लोग, SK सिंह हैं, दुनिया भर के लोग हैं, तो वो बताया कि यहाँ मशीन तो रखी है लेकिन होता नहीं है कुछ। फिर मैं चला गया का नाम बनारस में, पता किया BHU में होता है कि नहीं। यहाँ बगल में एक बार चेक कराया था, जो एक कृषि संस्थान है, बड़ा संस्थान है, मऊ के पास ही है, वहाँ जाके चेक कराया तो पता चला कि मेरी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3। तो मैं बड़ा सोच में पड़ा कि कैसे बढ़ेगा। तो सोचते आप लोगों से ही सुना कि इसकी जब तक कि ऑर्गेनिक कार्बन खेत का नहीं बढ़ेगा तो हम खेती अच्छे से नहीं कर सकते। जब मैं शशांक सर से भी मिला था तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आपके खेत के का कार्बन 1 नहीं हो जाता मिनिमम, तब तक हमको नहीं लगता है कि खेती आप कर पाए। तो थोड़ा सा निराशा भी होती है। फिर अपने स्वभावतन जो जिद्दी स्वभाव है, नहीं हम करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस क्रम में मैं इधर उधर करता रहा। इसी में आप लोगों का तृतीय
सेमिनार जो योगाहार का कार्यक्रम हुआ था, वार्षिक उत्सव, उसमें मैं हरिद्वार गया था। ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मेरी लड़की रहती है तो वहाँ रुक जाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। तो वहाँ जब पहुँचे लड़की के यहाँ, तो आदरणीय दिनेश जी का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं और यहाँ पर आपको आना है। वो जिस तरह से मार्गदर्शन दिए उसी हिसाब से मैं उस स्थान पहुँच गया और वहाँ पहुँचा। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पहले हमको डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी मिले, डॉक्टर आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब भी मिले और भी लोग थे, रमेश मेहरा जी तो खैर बाद में आए थे। तो उन्होंने से मिले, फिर वहाँ हम लोगों ने जो वहाँ की प्रक्रिया कराने के बाद अपने रूम में अलाट हो गया, वहाँ रहे 2 दिन तक, अनवरत शिक्षण दिया और काफी कुछ सीखने को मिला। इस क्रम में कई लोगों का जो ये वक्तव्य हुआ वो सुन को काफी अच्छा लगा। क्योंकि मैं तो एकदम आपको बताया कि बिल्कुल नया हूँ, तो उसमें समझ तो आता ही था, लेकिन ये है कि अब उसको सीख करके और कुछ नोट्स बना के और करता रहा। फिर मैं तो उसी में डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अभी तो पोस्टेड रायबरेली में है, तो उनसे भी संबंध हुआ और उन्होंने कहा कि आपको मिट्टी जांच कराना हो तो आप केवल डाक से मिट्टी भेज दीजिए। तो हम कहा ठीक है मिट्टी भेज देंगे। लेकिन मेरे मन में पता नहीं अब कैसा मेरा स्वभाव है, मैं रात को मऊ से ट्रेन पकड़ बनारस पहुंचा। बनारस से प्रातः एक ट्रेन जाती है वो रायबरेली, 9:30 बजे पहुंच गया। तो वहाँ इधर उधर घूमते हुए समय बिताया। 10 बजे 10:30 बजे वर्मा जी आए। वर्मा जी का भी व्यवहार हमारे लिए बहुत अच्छा था। जब मैं पहुंचा सर तो तुरंत चाय पिलाए, कह के बैठिए आप पहले। उसके बाद लाइन कटी हुई थी। अब लाइन कटी है तो जांच कैसे होगी? उन्होंने कहा कि बहुत देर नहीं लगेगी, जो आएगी लाइन तो 3 घंटा 4 घंटा आपको लगेगा और आपको रिपोर्ट मिल जाए। तो मैं उसी प्रयास में बैठा रहा। फिर 3-4 घंटे बाद लाइन आई, 1 बजे के लगभग आई और फिर 5 बजे के लगभग हमको रिपोर्ट मिला। उसमें जो लोग थे वो समझाए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है और इसमें ये कमी है, इसके लिए ये कीजिए। और जब सर ने वहाँ हमें लंच भी कराया, एक पुस्तिका भी दी मुझको, एक फेरोमोन ट्रैप भी दिया कि ये चीज़ें हैं, उसके बारे में बताया और ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो उसका एड्रेस भी दिया। मैंने फ़ोन किया, 3 मैं सोलर ट्रैप भी मँगाया था और इसका उपयोग अपने धान के समय बताया। मैं धान की खेती कर रहा था, तो मैं 3 ट्रैप मँगा कर के लगा दिया खेत में। और सर उसमें काफ़ी कीट, बहुत कीट फँसते थे। लेकिन ये है कि अब गाँव के लोग पता नहीं कौन-सी वैमनस्यता से वो मेरा सोलर ट्रैप उखाड़ करके और ले गए। और उसको मैं पता करते पता चला कि उसको तोड़ करके और कबाड़ी कबाड़ी को बेच रहे, 10 रुपया 20 रुपया में। तो इस मानसिकता के जो लोग हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है। कभी-कभी मुझको बड़ा आश्चर्य होता है जब शरद भाई साहब कहते हैं कि मेरे पास 300 लगे हुए हैं सोलर ट्रैप, तो उसकी रक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि भाई एक थोड़े-मोड़े पैसे में तो है नहीं और हम लोग रिटायर हो गए तो उतना तो पैसा और इतनी संपन्नता तो है नहीं कि मैं सबको आसानी से ठीक है, देखो ले गया तो ले गया, लेकिन फिर भी किया क्या जा सकता है? तो मैं इसी प्रकार फिर मैं इस साल एक और मँगाए हूँ और उसके बाद लगाऊँगा अभी। अभी तो बिल्कुल पौधे छोटे हैं और ये लगा करके और मैं इसको करता हूँ और साथ ही गोमूत्र भी सर हम खेत में थोड़ा-मोड़ा पानी के साथ चला देते हैं। साथ में गोबर तो असल में हमारे पास गाय है नहीं और जब गाय नहीं है तो थोड़ी-सी व्यवस्था हो जाती है
और गोमूत्र के कलेक्शन की जहाँ तक बात है, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने ही लिए नहीं उसको इकट्ठा कर पाते हैं, तो हमको कहाँ से। तो मैं जब ये जैविक खेती करने के 3-4 लोगों 5 लोग 10 लोग सुने, जैसे वो दुष्यंत सिंह जी उनके संपर्क में आए, तो वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय में जहाँ हम पोस्टेड थे, उसके बाद एक पवन कुमार सिंह आए हैं, पवन कुमार राही हैं, वो रेवतीपुर बड़ा गाँव है, उसके निवासी हैं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा-ऐसा करने से तो हम जो सीखते थे, हम चाहते हैं कि सब लोग करें। तो जो इंटरेस्टेड होगा उसी को बताया जा सकता है, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको हम क्या बता सकते हैं। अगर हम किसी को बताएं गोमूत्र अभी करके अपने खेत में डाल दीजिए, तो वो हँसेगा, बताएगा कि भाई ये विक्षिप्त आदमी क्या बात सुन रहा है। तो हम जो है चुप हो जाते हैं। तो वो थे तो थोड़ा-मोड़ा अपना करने लगे, और करते-करते वो कहे कि हमने कहा कि गोमूत्र जो गाय रखे हैं उसकी व्यवस्था बना के कहीं से नाली बना के एक कुछ पाट लगा दिए जिसमें गोमूत्र इकट्ठा होता रहे। तो मैं वो जो है हमारे लिए 150 लीटर गोमूत्र एकत्रित करके रखे और हमसे बताए। मैं अपनी कार से गया और यहाँ से कैन खरीदा 35, 40 लीटर का, और जाके वहाँ से भर के लाया और लाके रखा हूँ। इसी में हमारे एक मित्र से जो लाइब्रेरियन है बलिया में ही थे, फिर उनका ट्रांसफर उत्तरकाशी हो गया था। तो वो भी हमको सुनने में आया कि वो ऑर्गेनिक खेती करें, तो मैंने फ़ोन मिलाया कि सर क्या कर रहे हैं? तो कहा कि मैं भी तो चाहता हूँ कि यही सब प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करूँ, जिससे कि अच्छा रहेगा। और उनके पास ही में एक महंत हैं कोई, मैं उनके पास 150-200 गाय हैं, तो उनको गोबर की कमी नहीं होती है। तो हम कहा सर गोबर लाके उसको आप कंपोस्ट अपने हिसाब से बना लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने सुजीत चक्रवर्ती जी से सीखा कि नहीं ऐसे आप अगर बनाएँगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हरी खाद बनाने का बताए। इस तरह से ये हम अपने जीवन में लगता है कि ये सीखते-सीखते ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें हमको संतोष मिल रहा है सर। मुझे जब रिटायर हो गया है, तो उस समय मुझको पैरालिसिस हो गया। मैं 3-4 महीने बेड पर था, लेकिन आप लोगों की कृपा से मैं प्राणायाम और हल्का-फुल्का आसन या वॉकिंग करना, ये सब करता रहा। और इसके करने के फलस्वरूप मुझको लाभ मिला कि इस समय उस पैरालिसिस का 0.101% भी मेरे पर असर नहीं। और ये घटना मेरे साथ 2021 में हुई। फिर 2022 में मैं स्कूटर से मोटरसाइकिल से मऊ से आ रहा था। अब पीछे से दाहिने मुड़ते समय पीछे से मैं, हो सकता है मैं भी ध्यान न दूं, लेकिन इतना मुझे ध्यान था कि मैं खूब दाहिना हाथ खूब ऊपर उठाया हूँ और इंडिकेटर भी जलाया हूँ। लेकिन हो सकता है किसी इसमें वो मार दिया हमको। मैं रोड के दूसरी पटरी पर जाके गिरा। जो वहाँ गांव के लोग तो कहे कि ये तो बहुत भीषण एक्सीडेंट हो गया। तो कुछ लोग थे सभ्य, मुझे उठा के ले जाके डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में एडमिट किए। मुझे होश नहीं था कि मैं क्या हूँ। 2-3 घंटे के बाद में मुझको होश आया, तो पाया कि मेरा छोटा भाई यानी लोग अलग हैं, वो आए हुए हैं, जो ले गए, फिर घर ले गए, घर से उसके बाद मऊ अस्पताल ले गए। वहाँ मैं अब ये एक्स-रे कराया, वहाँ से लोगों की राय लेकर के और दवा लेकर के घर चला आया। तो इस प्रकार इतनी संकटों को झेल के भी मैं, केवल मेरा ध्यान खेती है, जैविक कैसे हो जाए, कि कैसे बढ़िया हो जाए। अब बढ़िया होगा अगर मान लीजिए मेरा कार्बन 1 से ऊपर बढ़ता है। यहाँ पर खेत में फसल अच्छे आते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि मैं यूरिया डाई नहीं डाल रहा हूँ और कोई खाद नहीं डाल रहा हूँ। इस खाद के प्रयोग से अगर अच्छा होने लगेगा, तो लोगों का ध्यान
निश्चित है कि वो इस तरफ आएगा। बस मेरी इच्छा है कि कौन सा वो दिन आएगा कि लोग यहाँ देखें कि ये बहुत अच्छी खेती है, और उसी को लेकर के लोगों के अंदर मन में ये आएगा कि हम ये खेती प्रारंभ करें। तो यही तो मेरी यात्रा है। इसी यात्रा में लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का ज्ञान मुझे मिलता रहेगा। मैं जब भी रमेश मेहरा जी से बात होती है, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रशिक्षण हो, कोई भी कहीं जाना हो, तो आप कृपया मुझको बताया कीजिए। लेकिन हो सकता है कि किन्हीं कारणवश मुझको सूचना नहीं दे पाते हैं। तो मैं यह कार्य सर मैं बहुत तन्मयता से कर रहा हूँ, लेकिन अब कैसी सफलता मिलती है तो ये तो और 2-3 साल, क्योंकि एक माने बिल्कुल तन-मन से तो हमको लगता है 20 में, हम तो 19 में रिटायर किए तो 20 तक वही थे, क्योंकि सामान है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको अपने घर पर शिफ्ट करना है, सामान की करना है। आने के बाद मैं ट्यूबवेल लगवाया, उसमें 6 महीना बीत गया। उसके बाद मैं लोगों की और बात सुनकर जो भी कुछ चीज़ें हमको लानी थी, जैसे ग्रास कटर था, और भी छोटे-छोटे जो कृषि यंत्र हैं जिससे मेरा काम चल सकता है, वो मैं ला कर के अपने खेतों में प्रयोग करता हूँ। आप लोगों से जो सुनता हूँ कि ये चीज़ें इसमें प्रयोग होनी चाहिए, वो सुनता हूँ। मैं इसी क्रम में एक दिन आप लोगों को शायद बताया था कि मैं प्रोपेलर जो वहाँ चंद्रशेखर जी खेती करते हैं एसआरटी पद्धति से, तो उनको ने जो प्रिस्क्राइब किया कि उनके पास कोई एक यहाँ सिकंदराबाद में वो फैक्ट्री लगाए हुए हैं जो बनाते हैं। तो मुझे उत्सुकता हुई और मैं गया वहाँ और जाके देखा कि वो बनाते हैं, ठीक-ठाक बनाते हैं, और उसमें एक हार्वेस्टर भी बनाते हैं। जो छोटे किसान हैं, 5-6 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ खेती है, सो उनसे वो आराम से खेती कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसमें हमको थोड़ा समझ नहीं आया कि क्या करूँ, फाइनल स्टेप नहीं मैं नहीं उठा पाया कि ले लूँ यंत्र को। हम सोचे कि कभी आप लोगों से भेंट होगी तो इस संबंध में पूछेंगे। आप लोगों का ज्ञान ज़्यादा है, आप बताएँगे कि इसको लेने से हमको फ़ायदा है, तो हम लेने का प्रयास करें। और मैं वैसे तो मैं केवीके ये हॉर्टिकल्चर में जाके उनसे बोला भी हूँ कि मुझको रजिस्ट्रेशन कराया हूँ कि मुझको ये यंत्र लेना है। तो अब देखिए वो तो अभी सूचना नहीं दिए, वो बोले कि जब तक कि ट्रिलर के नाम पर आप नहीं लेंगे, तो नहीं मिलेगा। तो और इसलिए वो अपना नाम रखें, प्रोपेलर रखें। तो अब देखें क्या होता है उसमें। इसी क्रम में मैं एक पैक हाउस का भी आवेदन दिया हूँ कि पैक हाउस हम बनवाएँ। पैक हाउस का बनवाने का मेरा मेरे मन में इसलिए आया कि डॉक्टर संतोष चौहान और आपके इटारसी के जितने सम्मानित लोग हैं, बहुत लोग लैब बनाए हुए हैं। तो सब सामान तो हम ला दिए हैं, लेकिन आर्थिक संकट तो जानते ही हैं कि आदमी को मजबूर कर देता है। तो हम सोचते हैं कि वहाँ से अगर मिल जाएगा तो मैं इसी जगह एक लैब बनाऊँगा और उसमें रखने के भी सामान, क्योंकि वो करीब 30-40 के पैमाने पर वो देते हैं, 30 फीट लंबा, 40 फीट, तो एक 15 बाई 15 का एक रूम तो निकाला ही जा सकता है, बाकी में और सामान रहेगा। तो मैं इस तरफ भी अपना सोचते रहता हूँ, क्योंकि और भी दिक्कतें हैं ना सर, यहाँ आ गए, गाँव में आ गए, तो ये खेत का थोड़ा-सा झंझट है, तो वो थोड़ा-सा इधर है। तो गाँव में तो ये चलता रहेगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहेगा। कोर्ट केस कचहरी ये तो होता ही रहेगा, लेकिन मुख्य काम जो मेरा है, केवल मुख्य काम है जैविक खेती करना और प्राकृतिक खेती करना, जिससे कि हम समाज को स्वस्थ रखने में अपने को सक्षम पाएँ। और अ, सु हमारा हम तो पहले यही सोचते हैं कि हम स्वस्थ हों, हमारा लड़का है, मेरा एक लड़का दिल्ली में है सीए, तो उसके यहाँ मेरी लड़की है। सब लोग जैविक खाना शुरू कर दें। धीरे-धीरे मैं जाता हूँ तो लेके भी जा
तो मैं चाहता हूँ कि ये हो। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो लोग मेरे से अलग हो गए हैं तो मेरे अन्न का उपयोग करें, और जो है उसको बेच के मुझे जो कुछ सहायता कर सकते हैं तो कर दें। लेकिन हमारी बात जो हमारे मन में बात है, उन लोग के को हम स्पष्ट बोल भी नहीं सकते कि, क्योंकि उसका फिर अर्थ दूसरा लगाने लगेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग स्वस्थ हों, क्यों नहीं स्वस्थ रहेंगे, सबका अधिकार है। हम जहाँ तक समाज के लिए कर सकते हैं वो हम समाज के लिए करेंगे और अनवरत करते रहेंगे जब तक इस धरती माता पर है। जिस दिन ईश्वर नहीं रखेंगे उसके बाद तो कौन जानता है कौन कहाँ जाए। तो मेरी सर बिल्कुल, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ इसलिए बिल्कुल मेरे ये जितनी आवाज है वो सब मेरे हृदय से निकलती। मैं कभी भी ऐसे बैठा हुआ नहीं रह सकता। केवल 4 लोगों से अभी मेरे पास बैठे भी हुए हैं, एक किसान काफ़ी हमारे साथ बने रहते हैं, मेरी सहयोग भी करते हैं। तो इन लोग का भी सहयोग हमको मिलता है और अ, ये लोग भी जो बताते हैं उसको हम उपयोग करना चाहते हैं। ये लोग थोड़ा सिद्धहस्त हैं, तो जैसे मुझे धान का बिहन लगाना है, बिहन हम लोग ये कहते हैं जो रोपा ये लगाते हैं, नर्सरी डालते हैं, तो यही डालते हैं। और भी कल अरहर बोना हुआ, ये करना होगा तो आप लोग हमारी मदद करते हैं। तो मैं इस में लगा हुआ है, बाकी और चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही है। जी, मैं इतना ही कह कर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे है तो बहुत बातें होंगी लेकिन एक सरसरी निगाह पर या दिमाग में वो नहीं आ रही है। वो उम्र का भी थोड़ा-सा ये है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्य में मेरा सहयोग। जी, ओम। दादाजी बहुत सुंदर, आपने अपनी बातें रखी और आपका जो मन जो है बड़ा उसके लिए लगा हुआ है। पर ये जो भावनाएं हैं ये आपके मन के साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा इस पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो आपने जिस तरह से अपनी राशि और स्वामी बताए हैं तो इस हिसाब से आप थोड़े मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि खेती जो थोड़ा सा श्रम साध्य है, भावना साध्य नहीं है। तो खेती अगर आपको सही में करना है तो आपको भावनाओं पर काबू करना पड़ेगा। और ये योग हमारा जो होता है ना, ये हम इसी के लिए करते हैं कि हम भावनाओं को कंट्रोल करें, क्योंकि भावना बहुत अच्छी बात है। हमेशा भाव शून्य व्यक्ति कभी किसी काम का नहीं। आपके भाव बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से जब भी आप बात करते हैं तो आप मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई मैं अपरिचित से बात कर रहा हूँ। तो जिज्ञासा बहुत उच्च दर्जे की रहती है और निश्चित रूप से आपके काम करने का जो मन है वो बहुत बढ़िया है। तो एक चीज आपसे प्रश्न करना चाहते थे कि क्या आप जब ये कार्य शुरू कर रहे हैं तो आपके घर वाले किस तरह से इसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, या क्या आपको लगता है? हाँ, ऐसा है सर जी, जो मेरे पास मेरे घर में केवल मेरी मिसेज है और मैं हूँ। मैं एक लड़का वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो दूर रहता है। मेरा छोटा लड़का दिल्ली में रहता है सीए के साथ, और वहाँ पर वो काम करता है। मेरी लड़की वहाँ रहती है, तो कोई साथ तो नहीं रहता। सब लोग कहते हैं क्यों परेशान होते हैं। जब मैं रिटायर हो गया तो मेरा बड़ा लड़का, छोटा लड़का कहा कि आप यहीं एक फ्लैट ले लीजिए, यहीं रहिए। लेकिन ये मन को मेरे गवारा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं खेत में ही रहूँगा, अपने गाँव, अपने घर, अपने लोगों के बीच में रहूँगा। तो इसलिए मैं और इन लोगों का सहयोग तो ये कहते हैं कि अपने लिए केवल 1 एकड़ में आप उनमें करिए, जिसमें से आपको मिल जाए, हम लोग को मिल जाए।
लेकिन हम कहते हैं कि भाई जब हम है, हम अपने लिए करें तो दूसरा हमारा कौन सा विरोधी है क्या, दुश्मन है क्या, जिसको हम जहर खिलाएं और अपने अमृत पिए। ये थोड़ा सा मेरे अंदर ये भाव रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना खेत है सब में करूँ। अब एक तो खेत मेरा बहुत दूर है, तो वहाँ तो संभावना थोड़ा नहीं बन पाती है, तो और उतना आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है जाके वहाँ मैं ट्यूबवेल लगा दूं और कर दूं कि मैं उस कार्य को शुरू कर दूं। तो इस प्रकार मैं लोगों का सोते हुए मैं ध्यान नहीं देता हूँ सर। मेरी मिसेज भी कहती हैं कि क्यों इतना मेहनत करते हैं। हम सुबह, हम समझिए कि 4 बजे उठे तो पूजा करके और यहाँ आ जाते हैं। बरसात का समय है, थोड़ा धान रोपनी इधर उधर करने में आप लोगों से इसमें पहले सेशन में कम ही जुड़ पाते हैं। तो करके यहाँ आकर के मैं यहाँ बैठ करके और प्राणायाम करता रहता हूँ, और भी कोई काम में लोग करते हैं, कोई लेबर हैं तो उस काम को मैं कराता रहता हूँ और देखते रहता हूँ अपने खेत में। और मैं केवल अपने ही खेत में हूँ। आप लोग शायद देखें तो ये दिखाई दे रहा हो, ड्रम का खाद बना हुआ है, ये मेरा ट्यूबवेल है। यहाँ इधर खाद है, मेरे खेत में बाहर से दिखाई दिया होगा तो, अगर ये कैमरा चल रहा हो तो मैं पूरी अच्छी तरह से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है जानता आपका। हूँ। और इस प्रकार लोगों के विरोध के बावजूद भी मुझे केवल, अब उसको हम एक ही शब्द देते हैं, सनक है। ये सनक थी। अब जहां तक मुझको सफलता दे असफलता दे वो अलग बात है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ना सर, तो पहले से खेतों की उपज भी, अब गेहूं की उपज भी 9 कुंटल इस बार मैंने हुई थी पिछली बार। ये धान की भी फसल अच्छी हुई है पिछली साल। वो करीब समझिए कि 2 एकड़ में 7 कुंटल चावल हो गया। तो इस प्रकार बढ़ोतरी तो है। मैं सागर से ही वहां से अरहर लाया था, अरहर का भी पेड़ बहुत अच्छे हैं। अब थोड़ा सा जो टेक्निकल ज्ञान नहीं तो दिखाता, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो खेत के चारों तरफ से मेड़, 12 फीट का मेड़ चारों तरफ से 1.5 फीट ऊंचा बना के उस पर पौधे लगाया हूँ, और अंदर का जो खेत है उसमें खेती करता हूँ। मैंने एक फॉरेस्ट्री की तरह से मैं काम कर रहा हूँ, और यही मेरी प्रक्रिया है। बहुत सुंदर। दो हैंड रेज है, तो पहले मैं आदरणीय साहब को आमंत्रित करता हूँ। दादू आप आए और राय साहब से प्रश्न करें। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा सर ने, जो उनकी यात्रा है उस संबंध में हमें जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने यात्रा शुरू की, और उन्होंने कहा कि मैं तो सनक के रूप में लगा हूं। निश्चित रूप से जब वो मेरे यहाँ आए थे, मेरे से चर्चा भी करते हैं, जो कुछ मुझे मालूम रहता है मैं उनको बताते रहता हूँ। बार बार कभी कभी फोन नहीं उठा पाता हूँ तो फिर से फोन आ जाता है। तो ये इस तरह से उनका एक तरह से जो लगाव है वो बहुत ही जबरदस्त लगाव है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा कि मैं कार्बन को बढ़ाने के लिए लगा हूं, तो अभी मैं वर्तमान में डॉक्टर राउत सर ने जो भेजे थे उनके साथ से 8 लोग प्रशिक्षण के लिए आए थे एरेंडा। मैं भी यहाँ से एरेंडा गया था। तो अभी और कुछ नई चीजें एरेंडा में और हुई है। ये पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण था वो सब्जी भाजी के ऊपर केंद्रित प्रशिक्षण था। उसमें आदरणीय चौहान सर ने और कुछ नई बातें बताई है। उन्होंने एक ये बात बताई, आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगी, कि जहाँ से भी जितना आपको गोबर मिल सके उसको एकत्रित करिए। एकत्रित करके भिन्न भिन्न तरह के ये जीवाणु उसमें डालना है। जो आप स्लैरी बना रहे हैं वो स्लैरी उसमें डालना है, और उसको लगभग 1 साल तक उपयोग नहीं करें, और फिर करें तो वो बहुत ही गुणकारी खाद होगा। और उन्होंने छाछ की स्लैरी और गोमूत्र की स्लैरी को ही यदि आप डालते रहते हैं तो आपका बहुत अच्छी जमीन हो जाती है, ऐसा उनका कहना है, और उपज भी बढ़ेगा। तो वो स्लैरी भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से भिन्न भिन्न तरह के अनाज जा रहे हैं। तो आप इसको करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, यही मेरा कहना है। और भावुक नहीं हो,
बस हमारे योगाहार में जुड़े रहे, आपको सारे लोग मदद करेंगे। जी हो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर निश्चित रूप से चर्चा आगे बढ़िया चल रही है। मैं सेमवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आप अपना प्रश्न करें। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो धन्यवाद आदरणीय कि आपने अपनी जीवन यात्रा और योगाहार का वृतांत सुनाया। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर योगाहार के बारे में जानना हो तो आदरणीय डॉक्टर अनिल राय जी की आज के जो वक्तव्य है उसको जाना जाए, सुना जाए और बार बार सुना जाए। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर भावनाएं नहीं हो तो योगाहार जैसे कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं है। कई कार्यक्रम देश भर में हैं, तो इस भर में और दुनिया में अभी IQ पे बात चल रही है, लेकिन हम IQ से कहीं आगे SQ और EQ की बात कर रहे हैं। तो हम EQ जो कि इमोशनल क्वोटिएंट है, जो भावनात्मक बुद्धि है और स्पिरिचुअल बुद्धि है, तो मैं समझता हूँ अगर ईश्वर कहीं है तो आदरणीय डॉक्टर अनिल राय जी के रूप में हमारे साथ इस समय विद्यमान है। वास्तव में ये भावनाएं नहीं होती तो ये तरलता योगाहार में नहीं बनती, ये सरलता भी नहीं बनती। और इसी का कारण है कि सभी का लगाव योगाहार से है, वरना तो अन्य प्रोग्राम, कई दुनिया भर के प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट करना है कि कभी हम IQ, EQ, SQ पर हम बात करें तो ऐसे हमारे योगाहारियों को सुने, अलग से सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो योगाहार की यात्रा है वो डॉक्टर अनिल कुमार राय जी की यात्रा है, वो डॉक्टर रोशनलाल सर की, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की यात्रा है, जिस यात्रा के पद चिन्हों की स्थापना आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और आदरणीय पवन सर ने रखी है। वास्तव में आज मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आप दोनों को कि इस मील के पत्थर को आपने जो स्थापित किया वो कितना अद्भुत है। और ये मैं असल में आपकी भावनाओं के साथ इसलिए भावुक हो रहा हूँ और मैं वो गंगा की धारा के जैसे बह रहा हूँ कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन ये भावुकता, ये संजीवनता हम नहीं ला पाएंगे। अगर डॉक्टर राय चाहते तो आपके परिवारजन अच्छे प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं और दूसरी सेवाओं में हैं, आपके कुछ बेटी और बेटे समृद्ध हैं, आप ऐशो आराम का जीवन जीते और इतनी भावुकता होने की आवश्यकता आपको नहीं थी। लेकिन आपने जो संबंध बांधे हैं यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, ये एक घर का मुखिया ही बांध सकता है। तो वो भाव भी आप में दिखते हैं आदरणीय। और इसके अलावा कई लोगों से जब आप मुलाकात करते हैं तो उनका भी फीडबैक आता है कि एक ऐसा व्यक्ति है कि, और ऐसा कोई किसान हो सकता है, एक स्पोर्ट्स मैन आप हैं। आपने खेल कूद की शिक्षा विद्यार्थियों को दी है, जिस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपने विद्यार्थियों की चिंता की, आज उसी शिक्षा को आप सेवानिवृत्ति की बात भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में मैं आपके माध्यम से योगाहार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें ऐसे ऐसे किसान, ऐसे ऐसे जवान और ऐसे ऐसे सहृदय व्यक्तित्व हर दिन मिलते हैं। सादर प्रणाम, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आप हमेशा जो मार्गदर्शन होता है आपका वो सुंदर होता है और प्रेरणादायी होता है। हमारे साथी हैं वो इससे प्रेरणा लेते हैं और इसी भाव को आगे लेकर बढ़ते हैं और राय साहब उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। मैं आगे आदरणीय शरद भैया से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और अपना प्रश्न करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योग सभा बहुत अच्छी रही और आज अनिल सर ने जिस तरीके से पूरा योगाहार का कार्यक्रम रखा
अपने विचारों से, वो बहुत मन को छुआ। वो मेरे यहाँ जब 2 दिन रुके तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब बहुत जैसे बच्चे सीखते हैं वैसे वो सीखते हैं कि कैसे होना है। उन्होंने बहुत अच्छे से जैसे ट्राइकोडर्मा बनाना सीखा, उन्होंने बवेरिया को बढ़ाना सीखा। ये उनमें बहुत गुण है, और कोई भी चीज को मुझे भी लगता है कि अगर अपने को सीखना है तो बच्चे बन जाना चाहिए। उन्होंने बहुत 2 दिन रहे मेरे यहाँ, और ऐसा लगने लगा, मेरी इच्छा थी तो मैंने कहा आप तो 7 दिन रुकिए हमारे यहाँ। बहुत अच्छे, फैमिली जैसा उनका व्यवहार, और बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। आपको जब भी जरूरत हो, मान लो हमने फोन नहीं उठाया तो आपको अधिकार है, आप 100 बार हमें फोन लगाएं और उसके बाद पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको दूर करेंगे। और हमेशा आपकी जो खेती है बहुत अच्छी होने वाली है। हम हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस इतना ही हमारा। जी ओम प्रणाम। जी धन्यवाद भैया। निश्चित रूप से जो हौसला आप देते हैं वो बड़ा मजबूत होता है, और ये हौसला हमारी जो टीम है इसको आगे ले जाएगा, और हम उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। मैं डॉक्टर भीकम चौहान जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और प्रश्न करें। जी, सदन को नमन। आज का जो योगाहार परिवार का जो सफर रहा बहुत आनंददायी और भावुक रहा, और डॉक्टर राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतनी जो इनकी वयोवृद्ध अवस्था है इसमें एक अच्छा सुंदर एक जुनून कह लो या शौक कह लो, उसको पाल रखा है। और ये हम सब लोग के लिए बहुत प्रेरणादायी जो है एक अवसर है। और मुझे लगता है कि आपका जो सत्र है बहुत प्रेरणादायी और अनुभवशील रहा है। तो मैं पूरे सदन को चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का नंबर अगर उपलब्ध हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि उनके पास तो ऐसा लगता है कि सब गुरुओं का ज्ञान है। तो वो ज्ञान समय समय पे अगर सबको भी मिलता रहा तो मुझे लगता है कि और भी जो है लोगों को अनुभव मिलते रहेंगे, ज्ञान मिलते रहेंगे। और साथ ही ये जब उतनी लगन से अपनी खेती करते हैं, और इनका जो प्यार उन जो है अनाजों में रहता है, और वो अगर अनाज और उनका जो जैविक उत्पादन है सबको मिल जाता तो बड़ा ही थोड़ा थोड़ा मिलता, लेकिन वो उनका उत्पाद भी अगर सबको मिलता तो ऐसी अपेक्षा है कि उनका नंबर अगर मिल जाता तो बड़ा मतलब धन्यवाद वाला विषय होता। इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बहुत सुंदर चौहान साहब। डॉक्टर साहब नंबर आप चैट बॉक्स में डाल देंगे। मैं अनुरोध करता हूँ सहवाल जी से कि थोड़ा सा राय साहब का नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे, और मैं निश्चित रूप से राय साहब को कहूँगा। राय साहब देखिए, दादू हमारे 47 साल के हैं, तो आप अपना अंदाजा कीजिए, आप उस हिसाब से लगाइए अपने आप को, है ना। मजबूत कंधों पे ही मजबूत जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये जो आपके कंधे मजबूत हैं उनको थोड़ा सा और मजबूत कीजिए। स्पोर्ट्समैन ऐसे स्पोर्ट्समैन ऐसे अगर होगा तो फिर तो काम थोड़ी ना चलेगा। हाँ, हमेशा जीतने की ललक चाहिए, तो आप जी, जीते। मेरा कहना ये है ना कि मैं चाहता हूँ मैं करूँ थोड़ा सा, इससे है मैं तो एक मास्टर एथलीट भी हूँ। अभी भी मैं कुछ दिन पहले जब तक पैर टूटा नहीं था तो मैं हैमर थ्रो करता था। हैमर इवेंट एक बहुत ही टेक्निकली गेम है सर, उसको साधारण लोग हैमर थ्रो नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से एक इच्छा होती है कि एक ऐसा वो प्यार उससे हो जाता है हैमर से, जो हैमर करते हैं वो जिंदगी भर हैमर करते रहेंगे। और उसी में मैं बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अब कुछ प्राकृतिक आपदाओं से आदमी को तो जूझना ही पड़ेगा। और मैं अंत में यही करना चाहता हूँ, मेरी केवल इच्छा है कि पूरा मेरा भारतवर्ष जहर मुक्त खेती से अपना अनाज खाए और अपने को स्वस्थ रखे। पूरा मेरा भारतवर्ष महान हो, स्वस्थ हो, यही मेरी आकांक्षा। आप अभी भी हमर की तरह मजबूत हैं, आप चिंता नहीं करें। और बाकी आपकी जो इच्छा है वो सब लोग लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, और सारा तंत्र भी उसी में लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय कृष्णा जी,
आपका हैंड रेज है, आप आए और अपना प्रश्न करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी को मेरा नमन बंदन है। मैं भी आप 19 में रिटायर्ड किए, मैं शिक्षा विभाग से ही 1954 को 2014 को रिटायर्ड किया हूँ। और आप मास्टर एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं भी मास्टर एथलेटिक्स में अभी एशियन गेम होने जा रहा है, एशियन एथलेटिक्स होने जा रहा है चेन्नई में, और नेशनल में जो हुआ है, जो बेंगलोर में हुआ था, जिसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ और मेडल भी कुछ मिला है, ब्रॉन्ज वगैरह। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी साथ चले। जैसे आप मैंने पैर की बात बोले तो हाथ से थ्रो वाला में आइए, रन में नहीं आ सकते हैं। तो 70 प्लस में अभी मैं जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस जुगाड़ मंच की तरफ से हमारे जो मास्टर लोग हैं, वेटरनर लोग हैं, ओवरेज वाले जो हैं, जो शरीक होना चाहते हैं और कुछ प्रेरणा दे सकते हैं आने वाला पीढ़ी को, आपके माध्यम से और कुछ जानना चाहता हूँ। इसलिए कि आप तो फिजिकल टीचर भी रह चुके हैं, बहुत सारा ज्ञान आप में देने लायक और लेने लायक भी है। तो मैं अपना परिचय दिया हूँ आपके बहाने। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खेल कूद क्षेत्र में भी मास्टर डिग्री भी लिया था। मैंने NIS नहीं किया, न MS किया हूँ। मैं लोगों से जितने हमारे सानिध्य में जितने लोग उस समय भी जितने लोग मिलते थे, जैसे यहाँ बनारस के हैं डॉक्टर रुस्तम पाल जी, वो हैमर के स्पेशलिस्ट हैं, पूरा भारतवर्ष उनको जानता है। उनके पास मैं 25 बार गया होगा कि सर ये कैसा है, ये कैसे होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चों को कैसे करें। तो बिल्कुल उस समय भी मुझे सनक थी कि केवल बच्चे दिखाई देते, हमको और कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैं इसी में लगा रहता हूँ और थोड़ा स्वास्थ्य मेरा पैर थोड़ा सा घुटना ही ठीक हो जाए तो मैं फिर करूँगा। मैं तो बहुत दिन से, करीब 30 साल से लगभग हमको लगता है कि अवेक्षण कर रहा हूँ और हमेशा जाता हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन थोड़ी मजबूरी से थोड़ा मैं लाचार हो जाता हूँ। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय, हमारे कुछ टीनेजर इकट्ठे हो रहे हैं। आप सभी को हमारे योगाहार परिवार की शुभकामनाएं। आप टीन एज बने रहिए और इसमें अपना चमत्कार दिखाते रहिए। अभी आप बुजुर्ग नहीं हुए, घुटने उठने सब ठीक हो जाएंगे। आप लगातार जुड़े रहें। डॉक्टर किशोर दुबे साहब नए टीनेज, आपसे अनुरोध है कि आप आए और संवाद करें। ये सबसे टीनेजर है। धन्यवाद सर। राय सर जी ने बहुत अच्छी बात रखी, अपनी यात्रा का विशद किया और सब पूरी बात में नई कुछ सीखने की उनकी जो क्षमता है, चाहत है और उसके लिए यहाँ वहाँ ढूंढना मिलना, यह बहुत ही एक सीखने की जो क्षमता है और लगन है, उसका बहुत ही मिसाल उदाहरण है। राय सर, आपसे तो प्रेरणा बहुत मिलती है। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। अनुभव के आधार पर कई सारे एफपीओ के और किसानों के संपर्क में मैं हूँ। नागपुर जैसे बड़े शहर में रहता हूँ। बात मिलजुल कर यही पे आ जाती है कि ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन बहुत होता है, शहरी लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए, लेकिन सही ऑर्गेनिक है कि नहीं ये समझने की लिए कोई टेस्ट नहीं है। विश्वास के आधार पे थोड़ा बहुत तो बेचा जाता है, लेकिन उसमें जो माल बेचा जाता है उसमें टेस्टिंग का कोई तरीका नहीं है। तो दो चीजों पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है एक आध वर्ष से कि भाई इसको टेस्टिंग कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा ढूंढना देश विदेश या जहाँ पे भी साइंटिफिक प्रोसेसेस है वहां से। और दूसरा चीज, जो एफपीओ प्रोड्यूस कर रहे हैं या ऑर्गेनिक सेंटर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको किसी व्यवस्था से बड़े शहरों के मार्केट में उतारने के लिए कैसे व्यवस्था हो सकती है ये देखना। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बात कि आप जैसे अनुभवी आदमी और अनुभवी व्यक्ति जिनका काफी सारा संपर्क है
काफी सारी टीचर होने के नाते एक क्षमता है, तो इस दिशा में कम से कम मार्केटिंग के दिशा में अगर आप काम करोगे, प्रोडक्शन में हमेशा शायद मैं गलत हूँ सही हूँ अलग बात है, लेकिन कई जो भी लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेसर्स या और भी जो नए सिरे से खेती में आना चाहते हैं, तो उनको मैं यही सलाह देता कि भाई करोड़ों किसान है, उसमें करोड़ों प्लस वन ऐसा ऐड होने के बजाय मार्केटिंग में जो बहुत विरले लोग हैं, उस दिशा में यदि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं तो शायद हजारों लाखों किसानों के लिए बहुत मददगार होंगी। तो इस दिशा में आपका अनुभव लेकर, और उसमें दौड़ धूप भी बहुत कम होगी आपके उम्र और आपकी व्यथा देखते हुए, तो इस दिशा में यदि आप पहल करोगे, आपके पास अनुभव भी होगा, तो निश्चित रूप से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों को ही मदद करने वाले हैं। तो इस दिशा में बात यदि आपको संभव हो तो उस दिशा में पहल करें, यही मेरी छोटी सी प्रार्थना है। धन्यवाद। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, राय साहब। जी ओम, मैं सर का जो बात आई, सर का याद पड़ा, तो मैं इसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि इसी अभी 3 महीने पहले मैं नागपुर गया था और प्रतीक गुलांदे जी के यहाँ मैं कितना दूर हैं उनके पास में गया और आपसे मैं संतरा का पेड़ भी लाया और मैं वहाँ रिसर्च कौन सा एक साइट्रिस्ट का जो अनुसंधान केंद्र है वहां भी गया, वहां के अधिकारियों से बात किया तो कहें कि अभी हम आपको नींबू नहीं दे सकते, 15 जुलाई के बाद आपको मिलेगा। तो मैं बहुत प्रयास किया, वहाँ कई लोगों से बात किया, लेकिन बात नहीं बन पाई, फिर निराश होकर मैं वापस आ गया। तो मैं बताऊं सर कि मैं तो चाहता था कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन नंबर तो रमेश मेहरा जी ने दिया था, लेकिन अब कहीं मुझसे मिस्टेक हो गया, क्योंकि इस सब चीजों में आपसे राय लेकर जाना ही श्रेयस्कर था जी, लेकिन अब नहीं हो पाया जी। वो सर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, मेरा जी के पास यदि नंबर है तो आपका प्रोग्राम के बाहर भी, दिन में रात में, कभी भी जब संभव हो आप अपन बात करेंगे और इस दिशा में जो भी संभव है एक दूसरे को मिलकर सहायता करेंगे। धन्यवाद जी आदरणीय, धन्यवाद। बहुत बहुत जी। अब अगली कड़ी में अगर आदरणीय पवन सर अगर हो तो मैं आपसे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय पवन सर। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर रोशनलाल जी, बहुत सुंदर आपके आज का फैसिलिटेशन। और आज के मुख्य वक्ता राय जी की बड़ी भावुक सी हमारी आज के सामने प्रस्तुति हुई है। उनको अभिनंदन करते हुए उनकी यात्रा को हमने समझा, उसको समझने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि इस यात्रा में जब आप यहाँ तक के पहुँचे हैं तो शायद आपका जो ये कृषि के प्रति प्रेम था, या जैविक खेती के प्रति, या केमिकल फ्री खेती और भोजन के प्रति जो प्रेम था, तभी आपको इस यात्रा में आप सम्मिलित हो पाए। अदरवाइज तो आप शायद किसी फ्लैट में रह रहे होते, आराम से किसी शहर में रह रहे होते, और हमें भी आपका साथ नहीं मिल पाता। तो आपको इस जर्नी में, जिसमें आपको काम करते हुए लगभग 5-6 साल हो गए हैं, तो अभी इस यात्रा को आप समझिए कि ये यात्रा आपने अब शुरुआत की है, और इस यात्रा में आगे भी चलेंगे। और जिस प्रकार से मेरा भी आपके साथ इंटरेक्शन हुआ था जब आप हमारे उधर हरिद्वार में भी आए, और वहाँ पर चाहे हमारी मुलाकात बहुत कम समय के लिए रही, लेकिन फिर भी उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से बातचीतें की, और आगे हमने कुछ जो भी चीज़ों पर चर्चा की थी, उसका आप तो पूर्ण रूप से क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भाग-दौड़ और इतनी जगह पर जाना एक खोजी की तरह है, जिसमें हमने योगाहर में भी कहा है कि सारे योगाहारी अपने आप को एक खोजी समझें, कि एक नए चीज़ का आप खोज कर रहे हैं। तो उस चीज़ में तो आपने बहुत इसमें आगे कदम उठाए हैं। जितनी जगह का आपने भ्रमण किया है, जितनी अलग-अलग जगह पर आप गए हैं, संपर्क किया है, उतना कम ही लोगों ने किया है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप इस तरह से अपना काम करते रहें। दूसरी, आपने अपनी समस्याएँ भी बताई। आपने समस्या ये बताई कि आपने वो सोलर ट्रैप लगाया और कोई उसको चुरा के ले गया उसके भाव में।
तो मुझे लगता है कि जब भी हम गांव में काम करते हैं, खेती करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें संगठन बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पर कम से कम हमसे समान विचार रखने वाले व्यक्तियों को भी मोटिवेट करते हुए आगे काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक के संभव हो, क्योंकि बहुत लोग तो मिलेंगे नहीं, कुछ ही लोग मिलेंगे। आपने 2 ही लोगों से शुरुआत की है, 3 लोगों से शुरुआत की है। हो सकता है कि शुरुआत में कोई आए भी नहीं, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को क्योंकि समझ में आ रहा है, तो धीरे-धीरे लोग जुड़ेंगे और धीरे-धीरे उनके मन में बात आएगी। तो ऐसे लोगों को आप गाँव स्तर पर भी चिह्नित करते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं और उनको अपने अनुभव का लाभ देते हैं, तो निश्चित रूप से वो आगे आकर के आपके साथ मिलकर के इस जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की पद्धतियाँ और उसके बारे में जो संभावनाएँ हैं, कम से कम जैसे योगाहार में हम चर्चा करते हैं, वैसे उनके साथ भी ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही करें, हफ्ते में 1 बार कर लिया, हफ्ते में 2 बार कर लिया। तो ऐसा अगर किया जाएगा तो शायद ये बाकी चीज़ें जो हैं, जो चीज़ समस्या आती है, उनका कुछ समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है और ग्रामीण स्तर पर जो आप स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अभी देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से सरकार भी काम कर रही है कई जगह पर और सरकार को लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले। उनकी तो एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आ रही है। आपका गाज़ीपुर के पास मेरे ख्याल से बनारस है। बनारस में आपका एक्सपोर्ट का हब बनने वाला है और उसके आस-पास के बहुत सारे किसान जो साथ करेंगे, मिलकर के काम करेंगे, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ऐसी योजनाएँ हैं, उसके बारे में आपको अलग से भी बता दूँगा। तो आप फिर उस कार्य की तरफ भी आप बढ़ने का प्रयास करिए। और जिस प्रकार से आप नई-नई चीज़ों को आप उसके प्रति आपकी उत्सुकता रहती है, उसके प्रति आपकी लगन रहती है। निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे आप इस तरह से कार्य करते हुए आपके मन में जो आप छात्रों के मन में खेल के प्रति जो रुचि थी, वही रुचि अब आपके आस-पास भी स्कूल्स होंगे या कॉलेज होंगे, तो वहाँ पर उन छात्रों के साथ मिलकर के यदि आप चाहें तो उनको आप जैविक खेती के प्रति भी जागरूक कर सकते हैं। उनके टीचर्स को भी आप जागरूक कर सकते हैं। उनमें उनमें से जो अच्छे हैं और इच्छुक हैं, उनको योगाहार से भी जोड़ सकते हैं। और हो सकता है इस तरह से हो सकता है कि अभी जो वर्तमान पीढ़ी है वो उतना रुचि नहीं ले, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो कम से कम उनके मन में तो कुछ बीज बोए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी तरफ आप सोच सकते हैं, तो आपका जो अभी तक के जो आपने सीखा या जो आपने अनुभव किया, उसका लाभ बहुत सारे अन्य लोगों को भी मिलेगा। और क्या पता इसी बहाने जब आप बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, तो उनके माता-पिता का भी शायद मन में परिवर्तन आए। तो ऐसे कुछ छोटे से सुझाव हैं जिसको कि ट्राई किया जा सकता है, उसमें कुछ संभावनाएँ देखी जा सकती हैं और लोगों के विचार लिए जा सकते हैं। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि सब लोग नहीं आएँगे, कुछ भी अगर आ गए वही हमारा एक सौभाग्य रहे और उसी में हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप इसी तरह से अपने कार्य करते रहिए और हमारी सबकी भावनाएँ आपके साथ हैं। आपने जितना भावुकता के साथ अपनी बात कही, उतनी भावुकता हमारे मन में भी है। तो आप अपना कार्य करते रहिए, हम सबका हमारा समर्थन आपके साथ है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नमस्कार। ओ जी, धन्यवाद सर। इसमें एक तरह मैं बता दूं सर कि जो लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं, गांव की प्रवृत्ति ऐसी है जो मैं महसूस करता हूं कि वो आकर के गांव में कैसे बस गए, ये वो लोग सोचते हैं। कुछ दूर रहना चाहिए, यहाँ तो अपना सब छोड़ देना चाहिए। तो ये भी प्रवृत्ति इन लोगों के मन में है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब हम कुछ कर तो सकते नहीं कि यही कहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर आदरणीय। निश्चित रूप से आज की चर्चा बहुत सुंदर रही है और राय साहब बड़े मनोयोग से खेती में लगे हैं। जैसा पवन सर ने कहा, आप उस मार्ग पे जरूर चलिए, भले ही जो भी हो, पर आप थोड़ी संख्या बनाइए, तो संख्या बल आपका बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको संबल भी मिलेगा और जो दूसरे लोग हैं वो आपको सपोर्ट कम करेंगे।
तो सपोर्ट के लिए आपको निश्चित रूप से इन लोगों का संबल चाहिए होगा। और नहीं तो क्या है कि हर आदमी आपके पास आके ये कहेगा कि अरे ये क्या करने लगे, अरे ये क्या कर, तो आप थोड़ा सा आपको अपने आप को कमजोर समझेंगे। तो 4-5 ग्रुप ऐसे बना लीजिए जो रोज आपको कहे अरे यार ये आपने कैसा कर लिया, ये आपने, तो जैसा आप लोगों से पूछते हैं वैसा लोग भी आपसे पूछने लग जाएं, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा मजबूत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगली कड़ी में मैं आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप समापन और आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें, ऐसा अनुरोध है जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सभी सदस्यों ने ये आज की जो वार्ता सुनी है उसमें बहुत सारे फीडबैक भी आए हैं, बहुत सारी वार्तालाप भी हुई है। और बात यहीं पे आती है कि वास्तव में जो आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुकता आपकी तरफ से मिलेगी और मिल रही है, वो अप्रतिम है और एक मिसाल है जो आप कर रहे हैं। आपने कई संकटों को झेला और उन संकटों को वही ऐसे और उन संकटों के बावजूद आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पवित्र हृदय व्यक्तित्व ही ऐसी दिशा में जा सकते हैं। और मैं जैसे कई आदरणीय सदस्यों ने कहा भी है कि आप भावुक मत होइए, मैं कहता हूँ आप भावुक होइए। यही आपकी शक्ति है और यही शक्ति आपको बांधे हुए है हम सभी से, और इसी की आवश्यकता आज है। निश्चित ही ये बल है, ये हर किसी के पास ये शक्ति नहीं है, ये ईश्वरीय शक्ति है। और इसी के आधार पर किसान अपना कार्य करता है, वैज्ञानिक अपने प्रयोग करता है और आम जनमानस आगे बढ़ता है। तो इस भावुकता जो कि आपकी शक्ति है, उसको हमें भी कुछ छींटाकशी हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल रहे इस मजबूती के साथ, क्योंकि आप ज्योग्राफी से पीएचडी हैं और वो गुण धरती माता का जो एक परिक्रमा है, वो आप किसान के रूप में कर रहे हैं। ये भी एक जो आपके मन में जो इच्छा रही है उसको आप पूर्ण कर रहे हैं। और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर ने बहुत ही अच्छे संचालन के साथ बहुत सारी बातों को सामने रखा है आपके माध्यम से। तो निश्चित ही एक किसान को इस तरह ही आगे बढ़ना है और इसमें ये बात भी समाहित है कि मैं अच्छा खाऊं और दूसरा कैसे ना खाए अच्छा। ये बहुत बड़ी आवश्यकता इस संदेश की है। चारों तरफ जो डॉक्टर किशोर दुबे सर ने जो बात रखी उसमें परिपूर्णता मिलती है कि वास्तव में अगर ये प्रयास किए जाएँ कि मैं अच्छा जो भोजन तैयार कर रहा हूँ सभी तक कैसे पहुँचे, इसकी आवश्यकता आज की है। और जो अन्य आदरणीय सदस्यों ने बात रखी है, महत्व की बात रखी है, मैं पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी की लगातार जो कर्म योग है, उसकी जो प्रतिकृति है, उसकी जो फ़ोटोकॉपी है, हमें इस वार्ता के माध्यम से मिलती है और इस वार्ता के माध्यम से अन्य लोगों को सीखने, समझने की जो उनकी उत्सुकता बढ़ती है, उसी उत्सुकता से डॉक्टर अनिल कुमार राय जी जैसे व्यक्तित्व हमें सुनने को मिलते हैं और ये हमारे योगहार की सफलता सही मायने में है। इसी के साथ आज आदरणीय हीरालाल सर ने जो ऊर्जा प्रवाह दिया, मुझे लगता है उसी का सदफल रहा कि हम सभी भावुक हुए और हम जो भाव योग आज हमने आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार राय जी के माध्यम से और आदरणीय हीरालाल जी की कक्षा के पश्चात हमने किया। तो आज के इन दोनों महान भावों को मैं आदरणीय सभी योगहारी सदस्यों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम पुनः आपकी ऊर्जा प्रवाह और आपकी भावमयता को अंगीकार करें। हम स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्रणाम। ओम।
जी धन्यवाद, सभी को प्रणाम। ओम। प्रणाम सर। ओम। रंजना बहन जी कहाँ चली गई? महाराष्ट्र गए सर, पुसद महाराष्ट्र। सभी को प्रणाम और सबका धन्यवाद। और आप बहुत घर कब पहुंचे? आप कहाँ हो इस समय? बस पहुंचने वाले हैं हम। अच्छा, अभी पहुंचे नहीं? तो रुक जाते। सिंगोरिया जी को कहाँ छोड़ा? भोपाल उतार दिया था। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, जी हो, चलो। 3 बजे रात में पहुंचे घर पे। अच्छा, पहुंच गए आप भी? चलो, बहुत बहुत बधाई, बधाई, बधाई। 3 बजे पहुंचे आप। गाड़ी मिल गई 4 घंटे बाद। कल कल ठीक। अनिल जी कल अनिल जी के इस वक्तव्य पे कल अपन टिप्पणी देंगे। जी जी, जी सबको प्रणाम। ओम। धन्यवाद सर। ओम। को बहुत बहुत शाहजबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।